नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम दर आज जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका जो है माइनर टेस्ट 11 देख रहे थे और अपने 75 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज 25 क्वेश्चन जो बचे हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 100 तक वो देखेंगे और आज के सारे क्वेश्चन आपके उद्योग क्षेत्र के वर्धियों विकास से संबंधित है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका कि एमएसएमई चैंपियनशिप योजना का कौन सा घटक नहीं है। तो एमएसएमई जो चैंपियन योजना है ये 2021-22 जो वित्त वर्ष है उससे लेकर इसकी अवधि के बारे में बात करें तो 2025-26 तक ये जो है लागू है। ठीक है, अगले साल जो है यानी कि ये वित्त वर्ष खत्म होगा तब तक इसको जो है लागू किया गया था एमएसएमई चैंपियन योजना को। और इसके 3 घटक हैं। ठीक है, सबसे पहला घटक है इसका एमएसएमई जो है स्टेनेबल और दूसरा जो है आपका सस्टेनेबल ठीक है, दूसरा जो इसका घटक है आपका एमएसएमई कंप्रेहेंसिव और तीसरा जो है एमएसएमई इनोवेटिव। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव है वो इसका घटक नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केंद्र सरकार की ये योजना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, एक मिनट। 77 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका ऑटोमोबाइल उद्योग, मतलब जो गाड़ियों से रिलेटेड उद्योग होता है उसको ऑटोमोबाइल उद्योग कहते हैं कि संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे वित्त वर्ष 2024 में ऑटोमोबाइल की घरेलू बिक्री में 12.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह बात बिल्कुल सही है कि जो वित्त वर्ष 2024 है उसमें जो ऑटोमोबाइल की जो घरेलू बिक्री है उसमें 12.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। दूसरी बात है कि ग्रीन मोबिलिटी जो है उसको बढ़ावा देने के लिए 31 मार्च 2029 तक पीएम ई ड्राइव योजना संचालित की जा रही है। तो देखो पीएम जो ई ड्राइव योजना आपकी वो 1 अक्टूबर से शुरू हुई थी। कहां पे ये पीएम ई ड्राइव योजना वो 1 अक्टूबर 2024 से शुरू हुई थी। ठीक है, और जो ये चलेगी कब तक, तो ये चलेगी 31 मार्च 2026 तक। तो ये जो है आपका 29 नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये किसके लिए ग्रीन मोबिलिटी जो ईवी है यानी इलेक्ट्रिक जो मतलब वाहन है उनका जो है बढ़ावा देने के लिए। तो ये 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 इसकी अवधि है किसकी, पीएम ई ड्राइव योजना की। जो आपकी इलेक्ट्रिक वाहन है जो उनको बढ़ावा देने के लिए जो ये योजना लाई गई है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो केवल एक इसमें सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि निम्न में से किस योजना का संबंध कपड़ा उद्योग से नहीं है। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कई बार अपने क्वेश्चन आ चुका है कि पीएम मित्रा क्या है। तो पीएम मित्रा जो है कपड़ा उद्योग से संबंधित एक प्रकार से टेक्सटाइल जो है पार्क है, एक प्रकार का टेक्सटाइल पार्क का मतलब हो गया आपका टेक्सटाइल पार्क है, मतलब कपड़े से संबंधित जो मेगा पार्क होते हैं उन जो है मेगा एकीकृत पार्क होते हैं वो है। ठीक है, एक बात मैं थोड़ी सी और क्लियर कर देता हूं आपको। तो अपना जो संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था दिसंबर में, ठीक है, उसकी क्लासेज की मैंने एक जो है अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, तो वो एक बार जरूर देख लिया। वहां पर भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो कपड़ा उद्योग से टेक्सटाइल उद्योग से संबंधित है, तो बिल्कुल है। ठीक है, यहां पर इन्होंने पूछा कि कौन सा नहीं है। ठीक, और ये 2022 से संचालित है। कब है, 2022 से संचालित है ये। फिर आती है ग्रेट योजना। ठीक है, ग्रेट योजना भी जो है आपकी वो भी किससे, सबसे पहले ग्रेट योजना जो है अगस्त 2023 में शुरू हुई थी, अगस्त 2023 में। ये जो है कपड़ा जो उद्योग है उसमें नवाचार प्लस स्टार्टअप्स होते हैं। स्टार्टअप्स मतलब नई कंपनियां वगैरह जो है लगाने के लिए, इनको बढ़ावा देने के लिए है। ठीक है, फिर जो आपकी आती है समर्थ योजना। समर्थ योजना जो है आपकी ये भी जो है कपड़ा उद्योग से ही संबंधित है। और समर्थ योजना में क्या होता है कि जो अपने कार्यबल है कपड़ा उद्योग में उनको प्रशिक्षण वगैरह देना और उनको बढ़ावा देना, ये इसका। लेकिन स्फूर्ति योजना जो है वो इस कपड़ा उद्योग से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों कपड़ा उद्योग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 79 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना जिसमें जो कारीगर होते हैं उनको जो है आपके लोन वगैरह और टूल्स वगैरह मिलते हैं। तो पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें, ये योजना 17 सितंबर 2023 को प्रारंभ हुई, बिल्कुल सही बात है। और लगभग 100% चांस है कि यहां से क्वेश्चन आएगा। और दूसरी बात, 4 पारियों में है पेपर। 4 मतलब पारियों का मतलब हो गया 4 जीके के पेपर होंगे, 4 ग्रुप में है, तो बहुत सारे क्वेश्चन कवर होंगे। तो यहां पर ध्यान रख लेना, जो पीएम विश्वकर्मा योजना है ना, यहां से 100% क्वेश्चन आएगा। हो सकता है 4 पारियों में आ जाए, लेकिन कम से कम 2 या 3 पारी में तो जरूर आएगा। तो ये योजना जो है 17 सितंबर 2023 को प्रारंभ की गई, बिल्कुल सही बात है, नोट कर लेना। ठीक है, इसका नोडल मंत्रालय जो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय है। तो ये बात भी क्या है इसमें बिल्कुल
सही है। फिर इस योजना की अवधि जो है 2023-24 से 28-29 नहीं है, 2027-28 है। कब तक है? 2027-28 जो है इसकी क्या है? अवधि है। किसकी? जो पीएम विश्वकर्मा योजना है इसकी। ठीक है। फिर इस योजना के तहत कारीगरों व शिल्पकारों को विश्वकर्मा कर्मियों के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? गलत, क्योंकि अपने को सत्य नहीं बताना है। यहां से 100% क्वेश्चन आएगा, ध्यान रख लेना, क्योंकि जो है ये नई योजना है और इसका जो है काफी चर्चा में ही रही हुई योजना है। तो यहां से 100% जो है आपका ये क्वेश्चन है आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन हो रहा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एक मिनट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 1 मिनट इसको बीच में से हटा देता हूं मैं। 80 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में औद्योगिक विकास दर घटकर 3.5% हो गई। एक तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे? मतलब जो आपकी 2025 वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही थी उसमें औद्योगिक विकास दर घटकर 3.5% हो गई। इसके लिए कौन कौन से कारक जो उत्तरदायी थे? सबसे पहले बात करें गंतव्य देश, जहां पर अपन अपना माल बेचते हैं, कि आर्थिक चुनौतियां और प्रतिस्पर्धी औद्योगिकी नीतियों के कारण विनिर्माण निर्यात प्रभावित हुआ। तो ये बात बिल्कुल सही है। जहां गंतव्य देश मतलब जहां अपन अपना सामान भेज रहे हैं, वहां पर जो आर्थिक चुनौतियां मतलब वहां की जो खुद के देश की आर्थिक चुनौतियां और प्रतिस्पर्धी औद्योगिक नीतियां, तो वहां की औद्योगिक नीतियां, जैसे कल ही ट्रंप ने बोल दिया कि 25% ट्रैफिक लगाएंगे, तो ऐसे क्या होता है, भारत का औद्योगिक जो विकास होता है उसमें जो है थोड़ी कमी आती है। तो ये बात सही है। फिर मानसून के अप्रत्याशित स्तर ने खनन, निर्माण और विनिर्माण गतिविधियों को प्रभावित किया है। यह बात भी बिल्कुल सही है। आपको पता है मानसून अनियंत्रित हो रहा है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। फिलहाल राजस्थान, अपने खास करके जो पश्चिमी राजस्थान है, जैसे हमारे चूरू जो है, वहां पर आज जो है कलेक्टर द्वारा बारिश के कारण छुट्टी थी। और मेरे हिसाब से ये आजाद भारत की पहली बार हो सकता है कि चूरू के कलेक्टर ने चूरू में बारिश की छुट्टी की हो। तो मानसून अनियंत्रित हो रहा है, अप्रत्याशित हो रहा है, जिसकी वजह से खनन, जो निर्माण और विनिर्माण है वो गतिविधियां प्रभावित होती है। तो उससे उद्योग क्षेत्र में भी क्या होती है, जो है अपने क्या होती है, वो ऊंची जो ऊपर नीचे होता है। त्योहारी सीजन में पूर्व वर्ष की तुलना में बदलाव के कारण विकास के आंकड़ों में सांख्यिकी गिरावट दर्ज की गई। तो ये बात जो है इसमें भी जो है बिल्कुल सही बात है। बात की भारत के श्रमिकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे उत्पादन ठप हो गया। तो श्रमिकों की संख्या में वृद्धि से उत्पादन ठप नहीं होता। तो ये गलत है। पहला, दूसरा, तीसरा सही है। तो कॉमन सेंस से क्वेश्चन हुआ था, तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। कौन सा? 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। भारत में देखो अभी अपने पास 40 दिन है पूरे, और 7वें से 7 तारीख से शुरू हो जाएंगे एग्जाम। तो 35 दिन है, लेकिन मैथ का एग्जाम होगा 11 तारीख को, लास्ट एग्जाम, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है कि इन 35 दिनों में आप जीवा स्टडी पर जो छोटी छोटी क्लासें आएंगी उनको जरूर देखना एक बार, और रिवीजन के तौर पर मेरे जो वीडियो इनको जरूर देख लेना है। ज्यादा 15, 20, 25 मिनट के होते हैं वीडियो, आराम से जो है अपने यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था दिसंबर के लास्ट दिन में, ठीक है। संस्कृत डिपार्टमेंट का उसमें 40 क्वेश्चन आए थे, और उसमें कारण क्या है, सिर्फ एक ही पेपर था जीके का, पेपर एक ही था जीके का। इसमें जीके के 4 पारियों में पेपर होंगे, तो सोचो कितने क्वेश्चन यहां से कवर होंगे। और मैं आपको सबूत के तौर पर दिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए साथ में आपको जो संस्कृत डिपार्टमेंट वाली जो क्लासेज है ना, उनको भी देखना ही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 बोल रहा है, भारत में जो है इस्पात उद्योग है, इस्पात को कहते हैं स्टील होती है ना, स्टील नहीं, स्टील अलग चीज हो जाता है, इंग्लिश का वर्ड हो जाता है स्टील, टी पर जोर दिया जाता है। तो स्टील जो उद्योग है, तो इस्पात उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, अभी कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि वित्त वर्ष 2025 के अप्रैल नवंबर में देश के तैयार इस्पात मतलब जो एकदम बना बनाया हो, उसके उत्पादन में 3.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये बात जो आपकी क्या है, जो आपकी अपने को क्या बताना है, सत्य कथन का चयन कीजिए। तो ये गलत है। क्यों गलत है? कि जो ये 3.3 की वृद्धि दर्ज की गई है वो कच्चा जो आपका इस्पात है उसमें की गई है। किसमें? कच्चा इस्पात में। जो तैयार इस्पात है ना, उसमें 4.6% की वृद्धि है। कितनी? 4.6 की। लेकिन जो कच्चा इस्पात है उसमें 3.3% की वृद्धि है। फिर कैलेंडर वर्ष 2024 के दौरान भारत वैश्विक कच्चा इस्पात उत्पादन में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहला नहीं है, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है भारत। किसमें? कच्चा इस्पात उत्पादन में। तीसरा कि वित्त वर्ष 2025 में अप्रैल से नवंबर तक भारत इस्पात का शुद्ध निर्यातक राष्ट्र रहा है। तो यह भी गलत है, शुद्ध आयातक रहा है, मतलब आयात ज्यादा किया भारत ने। यह ध्यान में आपको रखना होगा, ठीक है। तो यह आपको ध्यान में रखना होगा कि आयातक रहा है,
किसमें? वित्त वर्ष 2025 में अप्रैल से नवंबर तक, ना कि निर्यात तक। फिर है राष्ट्रीय इस्पात नीति जो 2017 में जारी की गई, तो ये एक ही बात इसमें सही है, बाकी तीनों गलत है। क्या गलतियां वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, थोड़ी सी अभी क्या तबीयत डाउन चल रही है तो बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ये भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखें। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 82, भारत के औद्योगिक क्षेत्र में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो औद्योगिक क्षेत्र के संदर्भ में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र के उप क्षेत्रों में विनिर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, तो यह बात गलत है। सर्वाधिक वृद्धि आपकी निर्माण क्षेत्र में दर्ज की गई, और ये वृद्धियां अपन जो अपनी एक क्लास और मैं बता देता हूं, अपनी एमसीक्यू की उद्योग की क्लास हो रखी है। एमसीक्यू फॉर्म में 30 क्वेश्चन मैंने इंपोर्टेंट करवाए थे उद्योग क्षेत्र से, तो वहां पर अपन ये चर्चाएं कर चुके हैं कि विनिर्माण जो है सेकंड नंबर पर है वृद्धि में दर्ज में, और सबसे जो है ऊपर है निर्माण, तो ये गलत हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं सेंटेंस नंबर 2 की, तो ये इसमें गया निर्माण। फिर है विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी चीन की हिस्सेदारी के लगभग 10% है। तो भारत की जो हिस्सेदारी है ये बात बिल्कुल सही है, चीन से जो है लगभग 10% है, चीन की लगभग 28 पॉइंट कुछ प्रतिशत है, जबकि भारत की जो वैश्विक हिस्सेदारी वो 2.8% है। कहां पर है भारत की हिस्सेदारी? किसमें? विनिर्माण क्षेत्र में जो है पूरे विश्व में 2.8% है, और चीन की 28% है, तो चीन का लगभग 10% भारत की हिस्सेदारी है। ठीक है, तो पहला गलत है, दूसरा सही, और अपने को उपयुक्त कथनों में से असत्य बताना। ध्यान रख लेना एक चीज, ये ध्यान रख लेना, सत्य असत्य में से क्या पूछा है? असत्य पूछा है यहां पर, तो जो है पहला असत्य है, दूसरा क्या है? सत्य। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है राष्ट्रीय रसद नीति के संदर्भ में, राष्ट्रीय रसद नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, रसद नीति, सबसे पहले हम बात करें रसद नीति की, तो लॉजिस्टिक में सुधार हेतु 17 सितंबर 2022 को यह नीति जारी की गई थी, 17 सितंबर 2022 को, तो ये गलत हो गया, 23 लिख दिया यहां पर। ठीक है, तो ये डेट आपको याद रखनी है, 17 सितंबर 2022। इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारत में लॉजिस्टिक की लागत को वैश्विक बेंचमार्क के बराबर करना है। बिल्कुल सही, किसका? राष्ट्रीय रसद नीति का। इसको भी आप 100% मान सकते हो, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं यहां से, तो कोई भी सेंटेंस आ सकता है। कल को ये पूछ ले कि लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है, तो 2030 तक, तो इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक रखा गया है। किसका क्या लक्ष्य रखा गया है? कि भारत में जो लॉजिस्टिक लागत है उसको वैश्विक बेंचमार्क के बराबर करना, ये बात सही है। फिर इसका लक्ष्य लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में वर्ष 2030 तक शीर्ष 25 देशों में शामिल होना है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 सही है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि अपने को सत्य कथन बताना था। क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ये जो है डायरेक्ट याद रखने जैसा ही क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो नीति जो ये क्वेश्चन पूछा, ये चीजें जो है अभी खत्म हो चुकी है, मतलब 2025 तक ही थी। भारत की पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में वैश्विक रैंकिंग में सुधार के उद्देश्य के लिए प्रारंभ मिशन राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन। ठीक है, ये मिशन जो है 2025 तक की ही, इसकी जो है वित्त वर्ष की ही, जो मतलब वित्त वर्ष 2024-25 था ना, वो लास्ट था, तो यहां से क्वेश्चन आने के चांस कम बनते हैं, फिर भी अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये वित्त वर्ष जो है 2024-25 में जो बंद हो गया ये मिशन, तो मिशन राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की जो है केंद्र, राज्य सरकार और प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी का अनुपात क्या था? तो केंद्र की जो हिस्सेदारी है आपकी वो कितनी थी, राज्य की कितनी थी और प्राइवेट सेक्टर की कितनी थी? तो केंद्र की तो आपकी जो है 39, राज्य की 40 और प्राइवेट सेक्टर की 21% हिस्सेदारी थी। क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पूर्वोत्तर राज्यों में उद्यमों का विकास एवं रोजगार सृजन के उद्देश्य से किस योजना का प्रारंभ किया गया है? बात हो रही है पूर्वोत्तर राज्यों में, तो पूर्वोत्तर राज्य में जिस मतलब रोजगार उद्देश्य से जिस योजना का प्रारंभ किया गया है वो कौन सी योजना है, ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं उन्नति योजना की, और ये इसका उत्तर है। उन्नति योजना का जो फुल फॉर्म है आपका वो ध्यान में रखना है आपको, उत्तर पूर्व, पूर्वोत्तर और उत्तर पूर्व एक ही बात है। उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी, उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी जो है उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकीकरण योजना। ठीक है, औद्योगिकीकरण योजना, ये इसकी उन्नति की फुल फॉर्म है, औद्योगिकीकरण योजना। तो उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकीकरण योजना जो है आपकी, ये जो है क्या है, इसकी उन्नति की फुल फॉर्म है और पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित है, तो उत्तर हो गया ये। बात पर्वतमाला योजना की करें तो पर्वतमाला योजना जो सुदूर पहाड़ी क्षेत्र है, सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों का विकास करना, ठीक है, और ये जो है इनको जो है जोड़ना मतलब कनेक्टिविटी, ठीक है, और इसके में अगर रोपवे की जरूरत है तो रोपवे बनाना, ये है। मुद्रा योजना, मुद्रा की फुल फॉर्म मैं आपको लिख देता हूं, मुद्रा,
ठीक है। मुद्रा योजना जो है आपकी, इसकी फुल फॉर्म, मैं आपको यहां से फुल फॉर्म कई बार पूछ चुके हैं, शायद तक अगर नहीं पूछे तो पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आ चुका है। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये जो है आपको मुद्रा की जो है आपको ध्यान में रखनी है, फुल फॉर्म में। और ये जो आपका सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, किसके लिए? सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देना, ठीक है। और ये जो है कब प्रारंभ की गई ये भी अपन देख लेते हैं, इतना देख रहे हैं तो ये 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी, 8 अप्रैल 2015 को। उद्योग 4.0 वो आगे देखेंगे अपन, आगे आएगा अपने, ठीक है। तो ये अपना जो है सब कुछ आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आपको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चयन कीजिए, ठीक है। अभी करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र गतिविधि में एकाग्रता प्रदर्शन करने वाले शीर्ष राज्यों में गुजरात, ठीक है। ये दोनों गलत हो गए, तो ये ही असत्य हो गया आपका, तो ये उत्तर हो जाएगा। गुजरात के बाद बात आती है महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र के बाद में ये अपने क्लास जो हुई थी एमसीक्यू, उसमें अपन ने देख लिया तेलंगाना की, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं, इसलिए जो है इनको ध्यान में रखना है आपको क्रम से। सिर्फ इसमें गुजरात सही था, नागालैंड राजस्थान नहीं है, ठीक है। स्थिर मूल्यों पर वित्त वर्ष 2025 के कुल जीवीए में औद्योगिक जीवीए के राष्ट्रीय औसत से अधिक हिस्सेदारी वाले 9 राज्य हैं, ये ध्यान में रखना है। मतलब जो कुल हिस्सेदारी है जीवीए में औद्योगिक क्षेत्र की, जो मतलब राष्ट्रीय जो हिस्सेदारी है, उसमें 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी औसत से अधिक हिस्सेदारी है। खनन गतिविधियों में कुल खनन जीवीए का 60% हिस्सा असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्य से रखते हैं। मतलब जो कुल खनन जीवीए, जो GSV स्टेट जो आपके जीवी हैं, उनमें जो है 60% हिस्सा तो सिर्फ जो है खनन में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा रखते हैं। ये चीज भी नोट करनी है आपको। फिर रामास्वामी अध्ययन 2019 के तहत प्रति व्यक्ति कारखानों की सर्वाधिक संघनता वाला राज्य तमिलनाडु है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। सर्वाधिक जो प्रति व्यक्ति अगर कारखाने की बात करें तो सबसे ज्यादा कारखाने कहां मिलेंगे आपको? तमिलनाडु में मिलेंगे। तो असत्य बताना था, तो ऑप्शन नंबर जो है क्या है? एक असत्य है। क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्वेश्चन, एक मिनट थोड़ा नीचे कर लेते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय जो है फार्मास्यूटिकल यानी कि जो दवाई उद्योग है, कौन सा? दवाई उद्योग, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल जो उद्योग है या दवाई उद्योग है, उसकी वैश्विक स्थिति को जो है कौन ठीक प्रकार से दर्शाता है, और जो है सत्य कथन अपने को बताना है। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो है भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, बिल्कुल सही है। विश्व की 20% जो जेनेरिक दवाएं भारत में बनती है, ठीक है। ये अच्छी बात है आपका, ठीक है। फिर है ये सही हो गया। फिर मूल्य के मामले में भारतीय जो फार्मास्यूटिकल जो उद्योग है वो दुनिया का 14वां सबसे बड़ा उद्योग है, ये भी बिल्कुल सही है। रैंक ध्यान रख लेना, 14 नंबर। और भारत केवल जो है घरेलू दवा आपूर्ति पर निर्भर है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो सत्य कौन सा हो जाएगा? 1 व 2 सत्य ध्यान रख लेना। ये एक तो जो है आपका कौन सा स्थान है भारत का? तो 14वां स्थान है, ये आपको जो है ज्यादा ध्यान में रखना। पिछली बार दवा उद्योग से क्वेश्चन आ चुका है, जब मैंने जो एग्जाम दिया था 2022 का मैथ वाला ग्रुप डी का, उसमें ग्रुप डी का मतलब है ग्रुप डी से नहीं है, ग्रुप डी मतलब चौथे ग्रुप में पेपर हुआ था पिछली बार मैथ का। फिर अगला क्वेश्चन, MRTP अधिनियम की जगह कौन सा अधिनियम 2002 में लागू किया गया? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये जो है जो टीपी अधिनियम है वो है कौन सा? MRTP अधिनियम। ये अधिनियम है आपका एकाधिकार, देखो ये इसका फुल फॉर्म बताते हैं, आपको जो है पता चल जाएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक एक मिनट व्यवहार अधिनियम 1969 ये मतलब MRTP कब लागू किया गया? 1969 में। और फिर 2002 में इसका जगह दूसरा आ गया। इसका फुल फॉर्म था आपका एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार अधिनियम जो है 1969। अब यहाँ पर जो प्रतिबिंबात्मक और जो ये इन शब्दों को देखकर एकाधिकार देखकर पता चल रहा होगा आपके ऑप्शन नंबर 4 सही हो रहा है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा अधिनियम मतलब पहले जो है ये एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार है उनको रोक लगाने के लिए था, और इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? प्रतिस्पर्धा अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 89,
नवीन उद्योग नीति 1991 के अनुसार उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में कितने प्रतिशत तक विदेशी निवेश की अनुमति दी गई? तो नवीन जो औद्योगिक नीति 1991 थी उसमें जो है आपके उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में जो है विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर 51% किया गया था। कितना किया गया था? 51%। अगला क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम NICDP राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के प्रथम चरण में कौन सा शहर उन्नत औद्योगिक शहर में शामिल नहीं है? ठीक है, नहीं और असत्य नाम जरूर देख लेना। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसको एकदम अच्छे तरीके से। तो इसमें 4 शहर हैं, धोलेरा बिल्कुल, और ये कहां पर है? गुजरात में, ये इसमें शामिल है। ठीक है, फिर है सेंद्रा बिडकिन और ये आपका है महाराष्ट्र में, और ये भी इसमें क्या है? महाराष्ट्र, और ये भी इसमें जो है मतलब शामिल है। फिर ग्रेटर नोएडा है आपका उत्तर प्रदेश में, ये भी इसमें शामिल है, लेकिन इंदौर शामिल नहीं है। इंदौर की जगह शामिल है इसमें विक्रम उद्योगपुरी। कौन सा? विक्रम उद्योगपुरी, और ये कहां पर है? ये मध्य प्रदेश में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन से शहर और राज्य भी इनके ध्यान में रखना है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि राज्य पूछ लेते हैं कि धोलेरा कहां पर है, सेंद्रा बिडकिन कहां पर है। तो ध्यान रख लेना आपका कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम है, उसके प्रथम चरण में 4 शहर शामिल है, धोलेरा गुजरात, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, सेंद्रा बिडकिन महाराष्ट्र और विक्रम उद्योगपुरी मध्य प्रदेश। इंदौर शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में असत्य कथन बताओ। ठीक है, उत्तम तरह से चल रहे निर्यातक MSME के लिए 20 करोड़ रुपए तक का सावधि ऋण गारंटी सुरक्षा के उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, अपने को जो है क्या बताना? सत्य। तो उत्तम तरह से चल रहे निर्यातक MSME के लिए 20 करोड़ रुपए तक का सावधि ऋण गारंटी सुरक्षा के साथ उपलब्ध कराया जाएगा, तो ये तो सत्य है। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य वर्ष 2047 तक कम से कम जो है 100 गीगावाट हासिल करना रखा गया, तो ये सही हो जाएगा, 2070 नहीं होगा। उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमियों के लिए 5 लाख रुपए की सीमा के साथ क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। बिल्कुल सही है, उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत जो सूक्ष्म उद्यमी है यानी सूक्ष्म उद्योग चलाने वाले हैं उनके लिए 5 लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा। व्यापार प्रलेखीकरण और वित्त पोषण समाधानों के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म भारत ट्रेड नेट की स्थापना की जाएगी। किसके लिए? व्यापार प्रलेखीकरण और वित्त पोषण के लिए। कौन सा? भारत ट्रेड नेट। क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, ये क्वेश्चन तो देखो डायरेक्ट याद रखने जैसा ही है कि भारत द्वारा परिभाषित ग्रीन स्टील टेक्सोनोमी, कौन सी? ग्रीन स्टील टेक्सोनोमी जो है आपकी, ग्रीन स्टील टेक्सोनोमी के अनुसार 5 स्टार ग्रीन रेटेड स्टील वह होता है जिसकी प्रति टन स्टील उत्पादन पर CO2 समतुल्य उत्सर्जन तीव्रता कितनी होती है? तो ये तो डायरेक्ट ही याद रखना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 से लेकर 2.2 टन CO2 के बीच में। यानी कि ग्रीन स्टील टेक्सोनोमी के अनुसार 5 स्टार ग्रीन रेटेड स्टील वही होगा जिस स्टील में जो है CO2 जो है प्रति टन कितनी हो, जिसकी प्रति टन जो है स्टील उत्पादन पर CO2 समतुल्य उत्सर्जन तीव्रता 2 से लेकर 2 टन CO2 के बीच में होगी। क्वेश्चन नंबर 93, भारत के 8 कोर उद्योगों हैं उनमें से जो है कौन सा समूह पूरी तरह से सम्मिलित है? 8 कोर उद्योग वैसे अपन पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। एक तो कोयला, ठीक है, दूसरा आता है कच्चा तेल, तीसरा जो इसमें आता है वो आता है प्राकृतिक गैस, ठीक है, चौथा जो इसमें आता है उसका नाम है आपका रिफाइनरी उत्पाद मतलब रिफाइनरी से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं। पांचवा जो इसमें आता है वो आता है उर्वरक, क्या आता है? उर्वरक। छठा जो इसमें आता है वो आता है इस्पात। सातवां जो आता है इसमें सीमेंट, और आठवां जो है आपको ध्यान में रखना है बिजली। अब देखो आप, सबसे पहले कोयला, कच्चा तेल, सीमेंट, कपड़ा नहीं है, एक तो ध्यान रख लेना कपड़ा तो है ही नहीं, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। उर्वरक स्टील जो आता है आपका इस्पात को ही कहते हैं, ठीक है। सीमेंट बिजली, ये बात बिल्कुल सही है। प्राकृतिक गैस कपड़ा नहीं है, चलो। रिफाइनरी उत्पाद कच्चा तेल, ऑटोमोबाइल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, तो उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 2। मतलब सारे के सारे होने चाहिए थे, ऑप्शन 2 वाले सारे हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, ट्रेड्स TR स्मॉल EDS ट्रेड्स से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन
है। सबसे पहले हम बात करें ट्रेड्स की, तो ट्रेड्स जो है आपका ये एमएसएमई इकाइयों की प्राप्तियों को नगद रूप में रूपांतरित करने का ऑनलाइन मंच है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। ये एमएसएमई जो आपकी सूक्ष्म लघु और मध्यम जो औद्योगिक इकाइयां उनकी प्राप्तियों को नगद रूप में रूपांतरित करने का ऑनलाइन मंच है। ठीक है, इसमें आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है, तो इसे आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें केवल सरकारी विभाग ही भाग ले सकते हैं, तो ये गलत है। इसमें जो आपके कॉर्पोरेट्स भी भाग ले सकते हैं, ध्यान रखना ना। एक मिनट, इसमें जो है आपके कॉर्पोरेट्स जो है आपके वो भी भाग ले सकते हैं, तो ये गलत हो गया। इसमें खरीदार, विक्रेता और वित्त प्रदाता शामिल होते हैं, सभी शामिल होते हैं इसमें, तो सरकारी विभाग नहीं होते हैं। तो उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 95 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन कौन सा है वो बताना है। 1956 की औद्योगिक नीति जो है को भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। 1956 की जो औद्योगिक नीति है उसको भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है। इस नीति में निजी क्षेत्र के उद्योगों को लाइसेंस प्रणाली द्वारा नियंत्रित किया गया था। यह बात भी बिल्कुल सही है कि इस नीति में जो निजी क्षेत्र के उद्योग है उनके लिए लाइसेंस प्रणाली लागू की गई थी, दोनों सही है। फिर आपका कि लाइसेंस नीति का उद्देश्य विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करना था, तो ये गलत है। लाइसेंस जो नीति है उसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था आपका क्षेत्रीय समानता को बढ़ाना। मतलब ऐसा नहीं है कि एक जगह सारे उद्योग लग जाए, तो क्षेत्रीय समानता को बढ़ाना इसका उद्देश्य था। तो तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन नंबर 96 नंबर क्वेश्चन हो रहा है, लघु उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति की स्थापना की गई, बिल्कुल सही बात है। ये एकदम सही है कि 1955 में ग्राम एवं लघु उद्योग समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1950 में 5 लाख से अधिक निवेश वाले उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता था, तो ये गलत है। 1950 में जो लघु उद्योग था उसकी परिभाषा थी आपकी 5 लाख तक, ना कि अधिक। 5 लाख तक का जो उद्योग था उसको लघु उद्योग कहा जाता था, तो ये गलत है। तो केवल एक सही है इसमें। ठीक है, तो ग्राम एवं लघु जो उद्योग समिति है उसको 1955 में बनाया गया। ये योजनाओं के बारे में अपन पहले ही जो चर्चा कर चुके हैं, सुमेलित कीजिए। पर्वतमाला योजना अपन बात कर चुके हैं। पर्वतमाला योजना जो सुदूर पहाड़ी क्षेत्र है उनको क्या करना, उनको रोपवे वगैरह या कनेक्टिविटी बढ़ाना। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सार्वजनिक निजी भागीदारी से रोपवे निर्माण। ऊपर बात करके आए हैं। अगला जो है आपका भारत नेट क्या है? भारत नेट क्या कहता है आपका कि जो आपकी सभी ग्राम पंचायतों को नेट से जोड़ना। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, एकदम कॉमनली आप इसको कर सकते हो। ठीक है, फिर जो आता है आपका उद्योग 4.0, ये अपन ने नहीं पढ़ा था उस टाइम और मैंने कहा था आपको आगे बताऊंगा। तो उद्योग 4.0 है, ये क्या है? तो उद्योग 4.0 जो है आपका वो है जो एआई तथा मशीन लर्निंग आधारित क्रांति। ठीक है, एआई और मशीनों का प्रयोग से जो है उद्योगों में नए बदलाव लाना। और फिर जो आपका आता है यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, और ये आपका डिजिटल लॉजिस्टिक इंटरफेस है। देखो यहाँ दो चीज तो क्लियर हो रही है, नेट से जुड़ा नेट और जो किससे, लॉजिस्टिक से जुड़ा लॉजिस्टिक, बाकी तो बचता ही क्या है फिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 98। एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार मध्यम उद्योग की सीमा क्या है? सीमा क्या है? तो सबसे पहले एमएसएमई जो है उनकी जो है कब जो है नई जो जारी की गई है मतलब परिभाषा, तो 1 अप्रैल 2025 को। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, यहां ही लिख देते हैं। सबसे पहले हम सूक्ष्म उद्योग की बात करेंगे। ठीक है, फिर जो है अपन बात करेंगे लघु उद्योग की, और फिर बात करेंगे मध्यम उद्योग की। ठीक है, यहां अपन बात करेंगे निवेश की, जगह कम है तो यहीं लिखेंगे, और यहां टर्नओवर की बात करेंगे, टर्नओवर। अब आपके सामने क्लियर हो जाएगा। सूक्ष्म उद्योग उनको कहेंगे जो 2.5 करोड़ से कम क्या करेगा, निवेश, 2.5 करोड़ से कम निवेश करेगा। ठीक है, 2.5 करोड़, ये 25 करोड़ नहीं है। ठीक है, फिर मध्यम उद्योग कहेंगे 2.5 करोड़ से 25 करोड़ से कम करेगा, सॉरी 2.5 करोड़ से 25 करोड़ के बीच में। ठीक है, मध्यम कहेंगे 125 करोड़ से कम का करेगा, 125 करोड़ से कम, मतलब 25 से अधिक और 125 से कम। बात टर्नओवर की करें तो इसमें 10 करोड़ से कम का टर्नओवर होगा। 10 करोड़ से कम का टर्नओवर को क्या कहेंगे, सूक्ष्म उद्योग। और 10 करोड़ से ज्यादा और आपका 100 करोड़ से कम का जो टर्नओवर है, 100 करोड़ से कम का, उसको लघु उद्योग कहेंगे। और जो है आपका 100 करोड़ से अधिक और 500 करोड़ से कम का जो टर्नओवर है उसको कहेंगे आप से कम, तो इसको कहेंगे मध्यम उद्योग। तो यहाँ पर मध्यम उद्योग का पूछा है, तो मध्यम उद्योग के अनुसार जो है निवेश तो होना चाहिए 125 करोड़ से कम और टर्नओवर डेट जो है 500 करोड़ से कम। तो कौन सा दिख रहा है आपको? ऑप्शन 3, निवेश 125 करोड़ से कम, टर्नओवर 500 करोड़ से कम। अगला क्वेश्चन नंबर 99। CGTMSE योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है आपका कि CGTMSE योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। तो ध्यान देखो, क्रेडिट गारंटी, ये रहा क्रेडिट गारंटी, फुल फॉर्म पता है तो ये भी पता है, सूक्ष्म और लघु उद्योगों को क्रेडिट गारंटी देना। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 100, ट्रेड्स, जिसकी बात अपन ऊपर कर चुके हैं, उसका फुल फॉर्म पूछा आपसे। तो ट्रेड्स होता है ट्रेड जो है रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, ठीक है। ट्रेड्स की फुल फॉर्म आ गई, ट्रेड्स के बारे में ऊपर अपन जान चुके हैं। तो ये अपना माइनर टेस्ट 11 पूरा होता है। अब माइनर टेस्ट 10 था ना, उसके जो है अपने साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन रहे हुए हैं, वो अपन जो है अगली क्लास में देखेंगे। तब तक चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।